Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study Friends. We are doing study of ancient Indian history and we are in the economy part of the great Indus Valley civilization. In the previous videos, we have covered the different aspects of economy. We are still in the economy part and in the previous videos we covered the different aspects like agriculture, like domestication of animals, like crafts and industry, like trade and commerce. And now in this video we are going to discuss about the medium of trade and commerce. So what are the mediums? They are seals, muhre. They are the weights and measures, माप तौल, ठीक है, एंड इट वाज स्क्रिप्ट ऑल्सो, ठीक है। ये सभी जो है स्क्रिप्ट हो गए, स्क्रिप्ट हो गया और उसके बाद आपको मोहरे हो गई या सील उसको कह लें इंग्लिश में, या फिर वेट्स एंड मेजर्स की बात कर लें। तो ये सभी माध्यम है व्यापार के, माध्यम थे व्यापार के इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सो अभी हम इनको डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दोस्तों, हम माध्यम की बात करने वाले हैं ट्रेड एंड कॉमर्स में। पहले हमने डिफरेंट पहलुओं को देख लिया है, जो आर्थिक पक्ष है उसमें हमने लास्ट वीडियो में ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य को देखा था। तो व्यापार और वाणिज्य का एक के माध्यम भी थे, और वो माध्यम क्या थे उस पर हम विचार करेंगे। तो देखिए, जो माध्यम है उन माध्यमों की अगर हम बात करें तो वो माध्यम हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सील, पहले मैं लिख दूं मीडियम्स। देखिए मीडियम, ठीक है, ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हाँ, व्यापार और वाणिज्य जो है उसका माध्यम क्या है। देखिए, ये ऐसा पोर्शन है, मैं पहले लिख दूं, ये ऐसा पोर्शन है, अगर माध्यम की बात करें तो हम सील की बात करेंगे, ठीक है, यानी मोहरों की बात करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोहरों के आदान प्रदान से, मान लीजिए मेसोपोटामिया से व्यापार हो रहा है, वहां जाएंगे व्यापारी, वहां अपनी मोहरे रखेंगे, ठीक है, और उससे सामान ले आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कहता था कि बार्टर सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम भी उस समय था। हाँ, आपको जब छोटे लेवल पे लोग व्यापार या वाणिज्य का काम करते होंगे, लेन देन का काम, क्रय विक्रय का काम करते होंगे, तो बार्टर सिस्टम होगा। लेकिन जैसे मेसोपोटामिया से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े पैमाने पे अगर व्यापार हुआ तो मोहरों का लेन देन होता होगा, इसके एविडेंसेस हमें मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो स्क्रिप्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी ट्रेड एंड कॉमर्स में, इकोनॉमी में? इसलिए कि देखिए, जो रिकॉर्ड रखा जाएगा, कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, एक तरह से अकाउंट का काम कैसे किया जाएगा, बिना स्क्रिप्ट के होगा नहीं। तो ये जो स्क्रिप्ट है इसी से अकाउंट का काम होगा, ठीक है। क्रय विक्रय का काम किया जाएगा, कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, ठीक है, ये सब इससे रखा जाएगा। अभी डिस्कस करेंगे अलग अलग, ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है, वेट्स एंड मेजर, ठीक है। ये माप और तौल की बात है, तो निश्चित तौर पे वेट और मेजर की तो जरूरत पड़ेगी। बिना माप तौल के तो हम कोई सामान ना खरीदते हैं ना बेचते हैं, आज भी नहीं करते और उस समय भी नहीं करते थे। तो ये तीनों मीडियम हो जाएंगे, तो इस पे अलग अलग चर्चा करेंगे हम। तो पहले हम मोहरों की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए मोहरों की बात हम करते हैं। देखिए, सील की बात करेंगे, यानी कि मोहरों की बात करेंगे। एक व्यापार का माध्यम था, ये मीडियम था। तो
अब सील की अगर बात करेंगे तो कुछ बिंदुओं को जानना जरूरी है, जैसे कि अगर देखा जाए तो कुल करीब 2500 के अप्रोक्सीमेट ये सील यानी मोहरें मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। थोड़े बहुत का अंतर पड़ेगा, कहीं आपको 2000 भी लिखा हुआ मिल जाए, कहीं 2400 भी लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन अप्रोक्सीमेट 2500 के आसपास हम मानते हैं कि मिली हैं मोहरें। ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम जो है सबसे ज्यादा कहां से मिली है, ये मिली है, मैक्सिमम है, मैं पहले लिख देता हूं 1200 सील्स, 1200 मोहरें मिली हैं। और ये कहां से मिली हैं, ये मिली हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो का लोकेशन क्या है, मैं कई बार बताते रहता हूं। देखिए, हमेशा चाहे मैं कोई भी पार्ट पढ़ाऊं, आपको मैं मैप जरूर दिखाऊंगा, बार बार दिखाऊंगा, ताकि हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक मैप बना देता हूं छोटा सा, ताकि आपको, ये हमारा भारत, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, 3 क्षेत्रों में फैला है। ये पंजाब का क्षेत्र है पाकिस्तान का। ठीक है, मैप रहना चाहिए। ये पाकिस्तान का पंजाब का क्षेत्र है, ये गुजरात के जस्ट अपोजिट सिंध है, ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है यानी कि उत्तर पश्चिमी प्रांत है, ये बलूचिस्तान का प्रांत है। इन तीनों प्रांतों में सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के साइट्स मिलेंगे। यहां से इंडस रिवर है, इंडस रिवर सिस्टम है, और यहीं पे झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो ये मैं बार बार बताते रहता हूं। तो ये सिंध वाले पार्ट में है मोहनजोदड़ो, पहले कई बार बता चुका हूं, यही सिंध है, तो यहां पे मोहनजोदड़ो है। तो यहीं पे मोहनजोदड़ो जो है, यहां पर आपको 1200 सील मिले हैं, मैक्सिमम मोहनजोदड़ो में सील मिले हैं। लेकिन अगर हम इंस्क्रिप्टेड सील की बात करें, अभिलेखीय मोहरों की बात करें, देखिए इंस्क्रिप्टेड सील्स यानी कि अभिलेखीय, हाँ मैं बोल देता हूं, अभिलेखीय मोहरों की बात करें। ठीक है, अभिलेखीय जिसपे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो वो मैक्सिमम है कहां से, मैक्सिमम मिला है हड़प्पा। पहला साइट है हड़प्पा। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, और हड़प्पा है पाकिस्तानी पंजाब में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा कहां पे है, पाकिस्तानी पंजाब में, यहां पर। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक सील कहां से मिला है, तो सबसे अधिक सील, सबसे अधिक मोहरें जो मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ठीक है, हो सकता है इस पे कुछ लिखा भी हो, लेकिन हो सकता है किसी पे कुछ ना भी लिखा हो, तो सबसे अधिक। लेकिन अगर इंस्क्रिप्टेड, केवल अभिलेखीय मोहरों की बात होगी, तो सबसे ज्यादा अभिलेखीय मोहरें जो हैं वो मिली है कहां से, हड़प्पा से, पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब से। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम इसके मटेरियल की बात करें, किस मटेरियल का बना हुआ था ये मोहरे जो हैं, ये किस मटेरियल के, किस पदार्थ के बने हुए थे। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा सोपस्टोन, जिसको कि सोपस्टोन, जिसको कि हम कहते हैं हिंदी में सेल खड़ी, सबसे ज्यादा मेनली। तो ये मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो आपको मिलेंगे, और मुख्य रूप से जो बने हुए हैं, यहां पे आप लिख लीजिए मुख्य रूप से, आप इसको लिखिए मुख्य रूप से, यहीं पे लिख लीजिए
मुख्यतः मुख्य रूप से सोप स्टोन के। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी है, और वो इसके अलावा क्या क्या हो सकती है? इसके अलावा जो मोहरे हैं वो हैं आपको क्ले के भी है, मिट्टी के भी है। ठीक है, आप कह सकते हैं क्ले, मिट्टी के भी है, उसको पका दिया गया होगा, हो सकता है। हाँ, टेरेकोटा बना दिया गया होगा, तो इसका भी हो सकता है। ये क्ले है। उसके बाद आपको अगेट है, गोमेद है। ठीक है, गोमेद के बाद टॉर्क्वाइज। टॉर्क्वाइज को हम बोलते हैं फिरोजा। मिट्टी है, अगेट को बोलते हैं गोमेद हिंदी में, टॉर्क्वाइज का मतलब फिरोजा। ठीक है, उसके अलावा चर्ट, फ्लिंट, इनके भी बने हुए हैं। देखिए, चर्ट और फ्लिंट जो है ना, ये आपको स्टोन एज से चले आ रहे हैं ये। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। चर्ट और फ्लिंट के भी हैं, टॉर्क्वाइज के भी हैं, फिरोजा के भी हैं, अगेट, गोमेद के, मिट्टी के, क्ले के। तो ये सबकी मोहरे मिलेंगी। ठीक है, सबकी मोहरे मिलेंगी। लेकिन मुख्य रूप से देखिए, आपको विशेषता आता है पीसीएस में, खास करके पीसीएस में आता है कि भाई मुख्यतः किस मटेरियल की बनी हुई थी। ठीक है, मोहरे जो थी, तो मोहरों का जो मटेरियल है मुख्य रूप से आपको दिखाना पड़ेगा कि ये सोप स्टोन यानी कि सेल खड़ी की मुख्य रूप से मेनली आपको बनी हुई है सोप स्टोन की सेल खड़ी की। सेल खड़ी एक चिकना और मुलायम पत्थर होता है। ठीक है, समझ लीजिए, चिकना और मुलायम पत्थर होता है सेल खड़ी, उसी की बनी हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद ये जरूरी नहीं है अभी, बाद में इसको फिर बना लेंगे जरूरत पड़ेगी तो ये देखिए, इसके बाद हम देखें तो इसका आकार कैसा है, शेप की बात अगर कर ले मोहरों के, तो शेप को देख लेते हैं। शेप, आकार कैसा है मोहरों का। तो मोहरों के आकार की अगर हम बात करें तो मोहरों में देखिए स्क्वायर मतलब वर्गाकार। ठीक है, रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार। ठीक है, और सिलिंड्रिकल यानी कि बेलनाकार। तो तीन तरह, हालांकि सिलिंड्रिकल बहुत कम है। आपको मेसोपोटामिया और सुमेरिया की जो सभ्यता है वहां पे सिलिंड्रिकल मिलेंगे। आपको लोथल में मिला है, मैंने पहले भी बताया हुआ, लोथल में आपको मिला है मोहर, छोटा मोहर, बेलनाकार छोटा मोहर मेसोपोटामिया का मिला है। उसके अलावा मोहनजोदड़ो में बड़ी मोहर मिली है, छोटी मोहर मिली है सिलिंड्रिकल बेलनाकार, लोथल में मेसोपोटामिया की, और मेसोपोटामिया की ही बड़ी बेलनाकार बड़ी सिलिंड्रिकल मोहर सील मिली है। कहां से? मोहनजोदड़ो से, पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो ये तो है। एक बात आपको ध्यान देना होगा कि ज्यादातर ये जो होंगे ना, ये सिंपल होंगे। ठीक है, ये सिंपल होंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन इस पे कुछ ना कुछ बना होगा, कुछ ना कुछ डिपिक्ट होगा। ठीक है, डिपिक्टेड होंगे ये, ज्यादा सारी मोहरों पे ये डिपिक्ट होंगे। सर्वाधिक मोहरे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम यही है, वर्गाकार। मैक्सिमम सर्वाधिक मोहरे जो हैं वो वर्गाकार है। ठीक है, आप ये एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं आ जाए एग्जाम में आपसे कि भाई सर्वाधिक कौन से आकार की मोहरे हैं, तो वर्गाकार है। रेक्टेंगुलर भी है, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपैरेटिवली कम है, सबसे कम तो यही है सिलिंड्रिकल, बहुत कम है सिलिंड्रिकल बेसिकली आपको मेसोपोटामिया या सुमेरिया की सभ्यता की मोहरे मिलेगी। हाँ, जो कि लोथल में मैंने बताया कि छोटी वाली मोहर मिली है, और मोहनजोदड़ो में बड़ी वाली मेसोपोटामिया की सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार मोहर मिली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये स्क्वायर जो है वो सबसे ज्यादा संख्या में होगा, वर्गाकार जो मोहर होगा सबसे ज्यादा संख्या में होंगे, और जो मोहरे होंगी वर्गाकार। और रेक्टेंगुलर पे
कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जनरली सादे मिलेंगे, कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जितने भी स्क्वायर हैं उस पर आपको डिपिक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शेप के बाद हमारे पास फीचर्स रह जाता है। फीचर्स, अगर हम फीचर्स को देखें, फीचर्स फीचर्स क्या है? तो फीचर्स को अगर हम देखें तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए ये फीचर्स है। तो फीचर्स में अगर हम देखें तो इस पे जो डिपिक्शन मिलेगा मोहरों पे, वो मिलेगा किसका? वो मिलेगा आपको स्क्रिप्ट मिलेगा। इस पे स्क्रिप्ट की बात हम करेंगे, किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, स्क्रिप्ट मिलेगा, लिपि मिलेगी। ठीक है, उसके बाद मोहरों पे क्या मिलेगा? बर्ड्स मिलेंगे, पक्षियों के डिपिक्शन मिलेंगे, पक्षियों का अंकन होगा। ठीक है, एनिमल्स का अंकन होगा, एनिमल्स का अंकन होगा। ठीक है, उसके अलावा प्लांट्स के हो सकते हैं, पेड़ पौधों के, वनस्पतियों के, प्लांट्स, साथ साथ कुछ देवी देवताओं के भी हो सकते हैं। ठीक है, गॉड्स के भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि पशुपति का एक मोहर मिला है। हाँ, तो पशुपति का जो मोहर है उस पे चारों तरफ जानवर हैं, लेफ्ट साइड में हाथी है और टाइगर है, राइट साइड में गेंडा है यानी राइनोसॉर्स है, और उसके अलावा बुफेलो है, भैंस है। तो वो उस तरह का भी मिलेगा, और 3 हॉर्न पशुपति बनाए हुए हैं, तो गॉड्स के भी मिलेंगे। तो फीचर्स जो हैं ये है। ठीक है, तो ये पूरा अब से आपको ध्यान रखना है। मोहरों पे एक पूरा आप क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, अगर मोहरों पे सवाल आ जाए डिस्क्रिप्टिव भी लिखने के लिए, तो आप बहुत अच्छे से इनको समराइज करते हुए लिख सकते हैं। इसको आप इकोनॉमी से तो जोड़ेंगे ही, और खाली अगर एक पहलू है ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ट्रेड एंड कॉमर्स में भी इसको मोहरों को आप जोड़ सकते हैं। मोहरों को भी जोड़ क्या सकते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स का ये पार्ट ही है। ये मोहर भी, वेट्स एंड मेजर्स भी, और स्क्रिप्ट भी। ठीक है, तो ये अब से आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कभी कि भाई सबसे अधिक मोहरें कहां से मिली है, तो 1200 के आसपास मिली है, और कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। सबसे ज्यादा अगर अभिलेखीय में है मोहरें या इंस्क्रिप्टेड सील की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा मिली है हड़प्पा से। ठीक है, मैंने बता दिया है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का लोकेशन भी बताया। किस मटेरियल की, किस पदार्थ की बनी हुई, तो सेल खड़ी की मुख्यतः बनी हुई है। सवाल यही आएगा, मुख्यतः किस सब्सटेंस की बनी हुई है, मुख्यतः किस चीज की बनी हुई है। ठीक है, किस मटेरियल की बनी हुई है मुख्यतः, तो मुख्यतः सोप स्टोन या सेल खड़ी की बनी हुई है। उसके अलावा क्ले, आगेट, टर्क्वाइज, चर्ट, फ्लिंट, ये तो है। ठीक है, शेप कैसा होगा, वर्गाकार, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर, आयताकार होगा, सिलिंड्रिकल, बेलनाकार होगा। लेकिन मुख्यतः यही दोनों पाई जाएंगी। इस तरह की मोहर, सिलिंड्रिकल बहुत कम है, ये भी मैंने बताया है। और उसमें भी ये ज्यादातर सिंपल होंगे, जिन पे हो सकता है कुछ ना हो या थोड़े बहुत कुछ अंकन हो। लेकिन स्क्वायर तो मैक्सिमम नंबर आपको स्क्वायर के ही होंगे। वर्गाकार मोहरों के की संख्या सर्वाधिक होगी, और उस पर कुछ ना कुछ अंकन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। फीचर्स यानी विशेषताओं की अगर हम बात कर लें, तो इस पे स्क्रिप्ट मिलेगा मोहरों पे। ठीक है, बर्ड मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, एक बार देखिए, ये कुछ मोहरे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए, तो ये आपने देख लिया मोहरों को। तो अब हम नेक्स्ट एस्पेक्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं स्क्रिप्ट को। ठीक है, तो स्क्रिप्ट को देखते हैं। चलिए, तो अब स्क्रिप्ट देखते हैं हम। अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें, स्क्रिप्ट का मतलब लिपि की बात करें, हिंदी में लिपि, हिंदी वालों के लिए लिपि। ठीक है, स्क्रिप्ट, तो देखिए ये भी एक मीडियम था। और क्यों मीडियम था, सबसे पहले 2 बातें इसके बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट पहली बार जो खोज की गई थी, तो एक बस इसका रेफरेंस मिला था हल्का सा। ठीक है, तो डिस्कवर्ड 1853 AD इसकी खोज की गई, इसको डिस्कवर कर लिया गया कि ये स्क्रिप्ट है।
लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो मिला, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये मिला आपको 1923 एडी में, ठीक है, 1923 एडी, ठीक है। ये हो गया। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, डिस्कवर कब किया गया, 1850, हल्का सा रेफरेंस मिला होगा, कुछ एक दो स्क्रिप्ट मिल गए होंगे, हाँ कुछ थोड़े बहुत इन्होंने देखे होंगे, हाँ कुछ स्क्रिप्ट्स मिले होंगे, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं हुई थी। तो अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको 1923 में स्क्रिप्ट के बारे में, लिपि के बारे में मिल गया, ठीक है। देखिए स्क्रिप्ट जो है अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और इसलिए इस स्क्रिप्ट के वजह से चूंकि हैज नॉट बिन डिकोडेड सो फार, अब तक इसको डिकोड नहीं किया जा सका है। और डिकोड नहीं किया जा सका इसका मतलब यह है कि अभी तक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों की सोच के बारे में, लोगों के आइडियोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा, उनके फिलॉसफी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि मैं जब रिलीजियस एस्पेक्ट पढ़ा रहा था आप लोगों को, उस वीडियो में आप जाइएगा देखिएगा, तो मैंने ये चर्चा की थी कि जब तक हमारे पास रिटन स्क्रिप्ट नहीं आएगा तो इस यूनिवर्स के बारे में, गॉड के बारे में, नेचर के बारे में क्या फिलॉसफी है, जैसे हिंदू धर्म की कुछ फिलॉसफी है, इस्लाम का फिलॉसफी है, जैन और बुद्ध धर्म का भी कुछ फिलॉसफी है, जैन दर्शन है, बुद्ध दर्शन है, ठीक है। तो ये सब दर्शन है कुछ, ठीक है, फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी को तभी जान पाएंगे जब स्क्रिप्ट को पढ़ा जाएगा। तो ये स्क्रिप्ट अभी तक हैज नॉट बीन डिकोडेड सो फार, और वी कैन से हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार, अभी तक पढ़ा नहीं गया, और इसीलिए स्क्रिप्ट होने की वजह से, ना पढ़े जाने की वजह से जो आईवीसी है, इसी की वजह से हम आईवीसी को कहते हैं, रखते हैं किस कैटेगरी में, हम रखते हैं आईवीसी को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्ट्री की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल की कैटेगरी में रखते हैं। मैंने बताया था जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। प्री हिस्ट्री, एविडेंसेस के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी कि उसको हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री में क्या होता है, प्री हिस्ट्री में यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है भाई, सिर्फ आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, उत्खनन में जो चीजें प्राप्त होती हैं उसी के आधार पर हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, रिटन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक में यानी प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है कि आर्कियोलॉजिकल तो होता ही है, उत्खनन में जो चीजें मिलती हैं, खुदाई में जो चीजें मिलती हैं वो तो होता ही, एक्सकैवेशंस में जो चीजें मिलेगी, साथ में रिटन मटेरियल भी होता है, स्क्रिप्ट भी होते हैं, लेकिन उस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया है। अगर पढ़ा नहीं गया तब हम फिर एक बार डिपेंडेंट है किस पे, सिर्फ एक्सकैवेशंस पे, उत्खनन पे, खुदाई पे, उससे जो एविडेंसेस मिलेंगे उसी के आधार पर हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसका जो कि यही केस है इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि स्क्रिप्ट तो है बट हैज नॉट बीन डिकोडेड सो फार, अभी तक डिकोड नहीं किया गया। जब ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड भी होगा, और मतलब रिटन इंफॉर्मेशन भी होगा, और एक्सकैवेशन से जो इंफॉर्मेशन मिलेंगे वो भी होंगे,
उत्खनन से, खुदाई से जो हमारे पास जानकारी आएगी, दोनों का समावेश होगा, दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसलिए चूंकि स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा गया तो सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रोटो हिस्ट्री के कैटेगरी में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता आती है और इसे हम आगे ऐतिहासिक काल में रखते हैं, यानी प्रोटो हिस्ट्री काल में रखते हैं, ठीक है, कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा एक तो ये हमने जान लिया, ये भी जान लिया कि प्रोटो हिस्ट्री कैटेगरी में आता है। स्क्रिप्ट का यूज क्या है भाई, क्या था उस समय ट्रेड एंड कॉमर्स में? ठीक है, यूज आपको कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये तो एक बात हो गई, एंड कीपिंग अकाउंट्स को भी हम इसी से मेंटेन करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। क्रय विक्रय, अकाउंट का मतलब सेल परचेज को हम लिखेंगे, कितना सामान आया, कितना बेचा गया, कितना खरीदा गया, कौन सा सामान कहां से आया, कौन सा सामान कहां गया, ये सब स्क्रिप्ट के थ्रू ही होगा। ये स्क्रिप्ट का इस्तेमाल था, यूज था, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड तो ये रखेगा ही। तो ये इसलिए इन दोनों पॉइंट की वजह से हम देखते हैं कि इकोनॉमी में इसका अहम रोल है, और ये चूंकि अकाउंट्स का काम स्क्रिप्ट के द्वारा ही होता था, तो ये एक मीडियम था ट्रेड एंड कॉमर्स का। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसकी वजह से क्या था, मीडियम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। इन दोनों की वजह से अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी रिकॉर्ड रखते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें इकोनॉमी की बात आ ही जाती है, ठीक है। तो अब देखिए मीडियम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट की बात थी, इसे मैं मिटाता हूं और फिर आगे हम स्क्रिप्ट के बारे में कुछ अहम इंफॉर्मेशन लेते हैं। चलिए अब देखिए स्क्रिप्ट की अगर बात करेंगे तो स्क्रिप्ट में जो ओरिजिनल साइन है, अभी आपको दिखाई देगा, अभी चूंकि मैं यहां लिख लेता हूं, देखिए ओरिजिनल साइन जो है, यानी मूल चिन्ह जो है वो 64 है स्क्रिप्ट के, यानी लिपि के, ठीक है। उसके अलावा ये स्क्रिप्ट जो है इसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है, चित्राक्षर कहा जाता है। अगर हिंदी में हम लिखें चित्राक्षर, ठीक है, चित्राक्षर, ठीक है। अब इसमें पिक्टोग्राफ में सबसे ज्यादा जो साइन इस्तेमाल किया गया है वो अंग्रेजी का यू लेटर है। देखिए मैक्सिमम यूज्ड साइन यू ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट का नॉलेज उनको था, इस तरह का कोई साइन होगा यू की तरह का, अभी हम कह रहे हैं उसको कि इंग्लिश अल्फाबेट की तरह था वो देखने में, तो इस तरह का यू की तरह का एक साइन था जिसको सर्वाधिक यूज किया गया है। तो मैक्सिमम यूज साइन यू है, ठीक है ना, यू, ये ध्यान रखिएगा, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अभी का इंग्लिश अल्फाबेट है उसी तरह से मिलता जुलता, तो ये मत लीजिएगा कि उस समय लोगों को अंग्रेजी अल्फाबेट का ज्ञान था, वर्णमाला का ज्ञान था, ऐसा नहीं।
ठीक है, तो यू। और अगर हम, एक तो ये हो गया, दूसरी बात, अगर मैक्सिमम टाइम जिस पिक्चर का इस्तेमाल किया गया है, मैक्सिमम यूज्ड पिक्चर, मैक्सिमम यूज्ड पिक्चर जो है वो है फिश का, यानी मछली का। ठीक है, अब इनके कॉम्बिनेशन से देखिए बहुत कई, एक तो 64 साइन है, इनके कॉम्बिनेशन से भी एक साइन उठा लिया गया, दूसरा कोई पिक्चर उठा लिया गया, उसके कॉम्बिनेशन से भी बहुत सारे लेटर बनाए गए, बहुत सारे साइन बनाए गए। ठीक है, इसको कहा क्या गया, देखिएगा इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया ब्राउस्टोफेडन। ठीक है ना, ब्राउस्टोफेडन कहा गया, और इसको गोमूत्रिका, गोमूत्रिका भी कहा गया। देखिए बेसिकली ब्राउस्टोफेडन का मतलब यह होता है दो तरफा राइटिंग, दो तरफा लेखन, बाई डायरेक्शनल राइटिंग। बाई डायरेक्शनल राइटिंग का मतलब, बाई मतलब दो, डायरेक्शनल दिशा, डायरेक्शन दिशा, दो डायरेक्शन में। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। इसे सर्प लेखन भी कहा गया, स्नेक राइटिंग भी कहा गया। क्यों, अभी मैं बताऊंगा। देखिए ब्राउस्टोफेडन बहुत जगह आपको ब्रूस्टोफैंडम भी मिलेगा, ब्राउस्टोफैंडम भी मिल सकता है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग का अंतर भी मिल सकता है, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, बात वही है ब्राउस्टोफेडन। ब्राउस्टोफेडन जो है ये कहा गया है, इसको, इसकी बनावट जो है, इस स्क्रिप्ट को ब्राउस्टोफेडन कहा गया और गोमूत्रिका कहा गया। अब जो वे ऑफ राइटिंग होगा उसको समझना है। वे ऑफ राइटिंग क्या है, देखिए वे ऑफ राइटिंग में आप देख सकते हैं कि हम जब देवनागरी लिपि लिखते हैं या अंग्रेजी अल्फाबेट रोमन लिपि लिखते हैं, तो हम लिखते हैं कैसे, लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट, मतलब इस डायरेक्शन में ही हमेशा जाएंगे, इधर से जाएंगे लेफ्ट टू राइट, फिर आएंगे लेफ्ट, फिर जाएंगे राइट, फिर लेफ्ट आएंगे, फिर राइट जाएंगे। लेकिन ये जो है वे ऑफ राइटिंग जो है, वे ऑफ राइटिंग यहां मैं लिख देता हूं, वे ऑफ राइटिंग, तो ये जो लिखा जाएगा आप बिल्कुल ऐसे याद रखिए। कैसे, हम ये दाएं से बाएं लिखा जाएगा, राइट टू लेफ्ट। कैसे लिखा जाएगा, राइट टू लेफ्ट, यानी कि दाएं से बाएं, दाहिने से बायां। ठीक है, और ये कैसे होगा, देखिए ये ऐसे होगा, इधर से चलेंगे राइट से और बाएं आ जाएंगे, फिर हम इधर से आएंगे, फिर इधर से आएंगे, फिर इधर से आएंगे, फिर इधर से आएंगे, यानी ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, फिर ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, फिर ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो तरीका ये होगा लिखने का, राइट टू लेफ्ट। तो ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए मेसोपोटामिया की अगर बात करें तो वहां का जो स्क्रिप्ट था, ध्यान रखिएगा, वो क्यूनिफॉर्म था। क्यूनिफॉर्म का मतलब स्पेलिंग ये होता है, मेसोपोटामिया का अगर हम देख लें तो मेसोपोटामिया का अगर हम देख लें, मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया का कहा गया क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म का मतलब कीलनुमा, कीलनुमा। लेकिन इसका क्या है, अगर हम मेसोपोटामिया को देखें तो वहां कीलनुमा था। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को या स्क्रिप्ट को देखें तो ये पिक्चोरियल है, पिक्टोग्राफ इसको कहा जाता है।
ये देखिए पहले आपके स्क्रीन पर आया ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्क्रिप्ट, कैसा है ये आप देख सकते हैं, पिक्टोग्राफ है और पिक्चोरियल है। और अब देखिए आप मेसोपोटामिया की सभ्यता का स्क्रिप्ट देखिए, ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट इसको कहा जाता है और ये स्क्रिप्ट जो है इसे कहा जाता है, हिंदी में कहेंगे कीलनुमा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये हमने स्क्रिप्ट को भी देख लिया। तो अब से पूछा जाए अगर कि कितने ओरिजिनल साइन है, एक बात और देखिए इसमें से निकल गया है, टोटल लेटर्स जो है देखिए, टोटल लेटर्स कितने होंगे ये ध्यान रखिएगा। टोटल लेटर्स हैं 250 to 400, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एक पॉइंट ये छूट रहा था, तो अब आप ध्यान रख लीजिए। ओरिजिनल साइन कितने होंगे 64। पिक्टोग्राफ इनको कहा जाता है या चित्राक्षर कहा जाता है। तो मैक्सिमम यूज्ड साइन जो है अंग्रेजी का जो यू हमारा जो अभी का अल्फाबेट है वो है। इसका मतलब ये नहीं उन्हें अल्फाबेट का ज्ञान था इंग्लिश के, ये बेसिकली उस तरह का कोई साइन होगा जिसको इन्होंने यूज किया। सर्वाधिक बार ये यूज हुआ, उसके बाद सर्वाधिक पिक्चर को यूज हुआ तो मछली का पिक्चर यूज हुआ, फिश का पिक्चर यूज हुआ, ठीक है। तो मछली के पिक्चर को यहाँ पे यूज किया गया सर्वाधिक टाइम। तो ये एक सवाल बन सकता है कि सर्वाधिक कौन सा पिक्चर यूज किया गया स्क्रिप्ट में या लिपि में, तो मछली का या फिश का। सर्वाधिक बार कौन सा साइन इस्तेमाल किया गया, तो ये यू टाइप जो है अंग्रेजी के अल्फाबेट में जो यू टाइप जो लेटर है उसको इस्तेमाल किया गया। टोटल लेटर्स कितने थे कुल, हाँ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स या टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आप यहां लिख लें, नंबर ऑफ लेटर्स वो 250 से 400 के आसपास थे। तो मैक्सिमम आपको अगर आ जाए मैक्सिमम कितने थे तो 400, ठीक है। इस बनावट को, स्क्रिप्ट का जो बनावट है, या ये भी आ जाए कि क्या कहते हैं, तो ब्राउस्टोफेडन या गोमूत्रिका, ठीक है। या इसका मतलब ये होता है दो तरफा लेखन, हाँ बाई डायरेक्शनल राइटिंग इसका मतलब होता है, ठीक है। सर्प लेखन भी इसे कहते हैं, देखिए सर्प की तरह हो गया नहीं, सर्प लेखन, इसे गोमूत्रिका भी कहा जाता है। वे ऑफ राइटिंग कैसा होगा, लिखने का स्टाइल कैसा होगा, तो राइट टू लेफ्ट होगा, राइट लेफ्ट। आप अंग्रेजी का एस याद रखिए, जहां से ये शुरू होता है, देखिए ये एस है ना, यहां से राइट से शुरू हो रहा है और ये ऐसे जा रहा है, फिर एस बनेगा, फिर ऐसे एस बनता जाएगा नीचे तक। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने स्क्रिप्ट के पार्ट को भी खत्म कर लिया और अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट पार्ट को देखने के लिए, और वो है आपका वेट्स एंड मेजर्स। तो उससे हम देखते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं वेट्स एंड मेजर्स की, ठीक है। ये भी एक तरह का मीडियम है था, क्योंकि व्यापार बिना माप तौल मेजरमेंट के तो होगा नहीं, ठीक है। तो वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। अब देखिए वेट्स एंड मेजर्स की अगर हम बात करते हैं, तो वेट्स एंड मेजर्स की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में, आईवी से मैं यहां लिख देता हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी वेट्स एंड मेजर, चाहे वो बाट हो, वेट्स हो, हाँ मेजरिंग वेट्स जिसको कहते हैं, या कोई स्केल हो, पैमाना हो, या कोई स्टिक हो जिसको इस्तेमाल किया गया मेजरमेंट के लिए, सारे यूज किए गए इन द मल्टीपल ऑफ 16 के गुणज के रूप में। तो जो भी मेजरिंग टूल्स होंगे, मेजरिंग टूल्स जो थे वो कैसे थे, हाँ यूज्ड इन द मल्टीपल ऑफ
16 16 के गुणज के रूप में, मल्टीपल का मतलब गुणज हिंदी वालों के लिए, 16 के गुणज के रूप में कैसे, जैसे या तो होगा 16, ठीक है, या हो जाएगा 32 हो गया, 48 हो गया, 160 हो गया, 160 हो गया, ठीक है, 320 हो गया। इस तरह से ये 16 के गुणज होंगे, ठीक है। अब देखिए 16 के गुणज, अब हमने बार बार कहा है कि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसे वर्तमान के संदर्भ में जरूर देखना चाहिए। हाँ, जब भी आप क्वेश्चन को भी लिखते हो, कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वर्तमान से आपको उसको लिंक जरूर करना चाहिए अगर संभावना हो तो इसको अगर हम देखें 16 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं आज भी, हालांकि अब प्रचलन में नहीं है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं आज भी आना की बात करते हैं। 16 आना का 1 रुपया होता है। पहले हम भी हाँ छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, 25 पैसे को 4 आना बोलते थे, 50 पैसे को 8 आना बोलते थे, ठीक है ना। 4 आना, 8 आना, 12 आना यानी कि 75 पैसा, और 16 आना का मतलब 1 रुपया। अगर हम देखें ये 25 पैसा, ये 25 पैसा, ये 25 पैसा, ये 25 पैसा, तो ये 4 आना, 4 आना, 4 आना, 4 आना, ये 16 आना हो गया, और यही बन जाएगा 1 रुपया, ठीक है। अगर हम 50 पैसे की बात करें तो इसे 8 आना, 2 8 आना मिलके 16 आना हो जाएगा, 8 आना और 8 आना, ये मिलके हो जाएगा 16 आना, ठीक है। और 16 आना तो अपने आप में 1 रुपये को 16 आना कहा जाएगा। तो आना का प्रचलन अभी भी एकदम, हम कहते हैं हम 16 आना तो आज नहीं बोलते, प्रचलन में नहीं है, लेकिन फिर भी काफी अभी कुछ हद तक मैं समझता हूं कि 10 साल 15 साल तक बहुत सारे लोग आना का इस्तेमाल करते थे, 15 साल 20 साल पहले, ठीक है। लेकिन आज भी बहुत बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारे घरों में देखेंगे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं 16 आना का है, 16 आने का ये सामान मिला, तो वो आना की बात करते हैं। तो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी ये 16 के मल्टीपल का महत्व अभी भी है, ठीक है। तो ये वर्तमान कॉन्टेक्स्ट से आप जोड़ सकते हो जब भी क्वेश्चन को लिखने की बात आएगी, ठीक है। तो एक तो वेट्स एंड मेजर की बात ये हो गई। दूसरी बात, इनका मटेरियल क्या क्या था, किस मटेरियल के बनते थे, मटेरियल। अब देखिए मटेरियल की जहां तक बात है तो मैं बात करूं कि एक मेजरिंग वेट मिला है, बाट मिला है, जिसको कहते हैं मेजरिंग वेट, बाट वेट, मेजरिंग वेट मिला है। ये कहां से मिला है, ये मिला है, बाट मिला है। अगर हम इसको कहें तो हिंदी में बाट कह देंगे, बाट मिला है। और ये मिला है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। और ये मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो से मिला है, और ये बना हुआ है शेल का, यानी कि सीप का, ठीक है। तो सीप के बनते होंगे, ठीक है। उसके अलावा लोथल से एक स्केल मिला है, मेजरिंग टूल कह सकते हैं, मेजरिंग टूल, पैमाना, या हम उसे स्केल कह दें, ठीक है। लोथल से हमें मिला स्केल कह ले, मेजरिंग टूल ऑफ आइवरी, आइवरी यानी कि हाथी दांत का पैमाना। तो लोथल से हमें मिला हाथी दांत का पैमाना। याद रखिएगा लोथल गुजरात में है, मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये है, ये वाला जो पार्ट भारत का है, हाँ ये देखिए, यहां से आपको यहीं पे लोथल मिलेगा, ठीक है। ये खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी या गल्फ ऑफ कैम्बे, 2 जगह गुजरात में मिलेगा।
आपको इंडस के साइट्स मिलेंगे, ये मिलेगा गल्फ ऑफ कच्छ में, कच्छ की खाड़ी में, और दूसरा मिलेगा आपको खंभात की खाड़ी में। तो लोथल जो है खंभात की खाड़ी में है, कई बार बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये हमेशा लोकेशन पे आपको ध्यान देना है। तो एक तो ये हो गया कि मोहनजोदड़ो से एक बाट मिला जो सीप का बना हुआ है, तो सीप भी यूज होता होगा मटेरियल की अगर बात करें। लोथल से मिला हाथी दांत का पैमाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला है, कई एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो लोथल से मिला है आइवरी ऑफ आइवरी, ठीक है। और तीसरी बात, जब आप आर.एस. शर्मा की किताब पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, रामशरण शर्मा की, तो उसमें कहा गया है कि कुछ मेजरिंग स्टिक्स भी मिले हैं जो कि ब्रॉन्ज के बने हुए हैं, तो कांसे के। तो आपको इन सब चीजों के, इन सब मटेरियल्स के, जैसे सीप हो गया, सीप इजिली अवेलेबल था क्योंकि सब तो आपको नदियों के आसपास ये सिविलाइजेशन शुरू में थे, ठीक है। ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज का कांसे का बना हुआ, आइवरी का हाथी दांत का पैमाना था, तो यानी हाथी दांत का इस्तेमाल होता था, सीप का इस्तेमाल होता था, और जैसा कि मेजरिंग स्टिक भी मिले हैं कांसे के, ब्रॉन्ज के, तो इनका भी, तो ब्रॉन्ज हो गया, आइवरी हो गया, हाँ, शेल हो गया, तो ये सब मटेरियल थे, और भी मटेरियल हो सकते हैं, एक लेकिन मुख्य रूप से इनकी बात हम कर सकते हैं मटेरियल के तौर पे। तो ये सब हमने देख लिया, वेट्स एंड मेजर्स को भी, हाँ, वेट्स एंड मेजरिंग टूल क्या थे, यूज्ड इन द मल्टीपल ऑफ 16, कैसे, इस तरह से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मटेरियल्स क्या क्या है, तो शेल के बाट मिलते बन जाते थे, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, सवाल बनता है यहां पर। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है, स्केल और मेजरिंग टूल ऑफ आइवरी कहां से मिला, लोथल से। ब्रॉन्ज के भी कुछ मेजरिंग स्टिक्स मिले हैं, तो ये भी आपका मटेरियल हो गया। तो इस तरह से आपका जो मीडियम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है वो भी खत्म हो गया, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस about the downfall of Indus Valley civilization. So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. All the best.